हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीएपीएफ में जो आपको 2024 और 2025 वाले पेपर में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये हमारा वैसे तो आपके अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रखी हो तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे 2014 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के। इसकी प्लेलिस्ट बेसिकली बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हर एक सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगे। और अब यहाँ पे जो वीडियोस आ रहे हैं 2024 और 2025 के क्वेश्चंस के, तो ये वाले वीडियोस भी आपको सेम ही प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लेना अगर आप पीवाईक्यूज देख रहे हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के साथ ही साथ। सीडीएस के पीवाईक्यूज भी आप जरूर लगा के जाना क्योंकि दोनों का ही सिलेबस यहाँ पे एकदम सेम है। बस जो एक डिफरेंस आपका आ जाता है कि सीएपीएफ में आपका जो मैथ्स के 10 से 20 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपका पेपर वन में ही आ जाते हैं, पर वहाँ पे आपका एक सेपरेट पेपर होता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा अगर आप सिलेबस देखोगे पेपर वन का सीएपीएफ का और जीके के आपके यहाँ पे जो आपका सीडीएस है उसका अगर जीके के पेपर का सिलेबस देखोगे तो एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके भी पीवाईक्यू जरूर करके जाने हैं क्योंकि पहले भी देखा गया है कि आपके जो क्वेश्चन है वो वाइसा वर्सा आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जो सीडीएस में आ गया एक बार तो वो सीएपीएफ में भी जरूर देखने को मिला है, मतलब वो टॉपिक भी जरूर देखने को मिला है और क्वेश्चन एक दो तो जरूर रिपीट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, पर टॉपिक आपका ज़्यादातर होता है कि आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो इनको ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर देना, सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि साथ साथ लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी हम चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, हम लोग पहले 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजीज इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, ठीक है। अब ये वाला जो आपका टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजीज का, ठीक है, अब इसको आप क्लास 12 से भी लिंक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट में मतलब बेसिकली आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा, पर ये आप बोल सकते हो यहाँ पे जिस तरीके का पूछा गया है इसको आप स्टैटिक बोल सकते हो, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप वो पढ़ते हो ना कि ब्रू रेवोल्यूशन आपका हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका आया था, वो किस किस चीज़ से रिलेटेड था, येलो किससे था, तो उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में भी अलग अलग यहाँ पे कलर के बेसिस पे बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वाला जो आपका यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है वो है बेसिकली आपकी यहाँ पे रेड वन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसके अलावा और कौन कौन से क्या हैं वो भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वाइट टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली इसको बोला जाता है ग्रे भी, ठीक है। तो या तो वाइट दे दे या फिर ग्रे दे दे। तो ये वाली जो आपकी है ये आपकी रिलेट करती है यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, ठीक। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप कोई बायोलॉजिकल चीज़ यूज़ कर रहे हो कोई दूसरी चीज़ प्रोड्यूस करने में एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे वाइट या फिर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कुछ केमिकल्स बनाने में। अब केमिकल्स बना सकते हैं उससे, या तो बायोप्लास्टिक्स बन सकती हैं, टेक्सटाइल बन सकता है, ठीक है, या फिर बायोफ्यूल बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी वाइट बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। तो यहाँ पे याद रखना या तो केमिकल बन रहा हो, ठीक है, या फिर बायोफ्यूल बन रहा हो, ठीक। इसके अलावा आपका यहाँ पे टेक्सटाइल बन रहा हो, ठीक है, या फिर आपका बायोप्लास्टिक बन रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो रेड वाला तो ऊपर दे ही रखा है तो इसलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल से ही है और उसके जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो सब आपके रेड में आएंगे, वो ऊपर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक है। अब ग्रीन वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका रिलेट करता है यहाँ पे एग्रीकल्चर से, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, तो ये आपका उससे रिलेट यहाँ पे ये होता है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें बेसिकली आपका आ सकता है जैसे मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, मॉडिफाइड क्रॉप्स आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। या फिर जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके किस में आएंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी सब आपके किस में आएंगे, इसी में ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सेट्रा तो हर जगह लगेगा ही, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपका है यहाँ पे ब्लू टेक्नोलॉजी। अब ब्लू टेक्नोलॉजी जैसे नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए, तो वो आपका है यहाँ पे मरीन से या फिर आप बोल सकते हो एक्वेटिक से, ठीक है, मतलब पानी से रिलेटेड आप इनडायरेक्टली ऐसा बोल लो, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मदद से आप नई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, तब
ऐसे चीज़ों में बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग एक नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका बायोफ्यूल बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका बायोफ्यूल बनता है विद द हेल्प ऑफ एल्गी। ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखोगे तो कॉस्मेटिक्स भी आपके यहाँ पे इनसे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सेट्रा आप यहाँ पे लगा लो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये तो आपके हो गए चार जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। पर इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, मतलब अगला अगर देखोगे तो जैसे आपका है यहाँ पे येलो। ठीक है, अब येलो मैं बायोटेक्नोलॉजी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको अब आइडिया लग गया होगा कि हम कलर के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी अगर आपसे आ जाता है तो यहाँ पे याद रखना ये आपका रिलेट होता है फूड एंड न्यूट्रिशनल से। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन से। तो ये पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसी में बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहीं यहीं पे ही आपका आ जाता है जो फर्मेंटेशन होती है बियर की ना, बियर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें आपका एक स्टेप होता है फर्मेंटेशन का। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे ही आ जाता है, चाहे आप बियर बना रहे हो, वाइन बना रहे हो, या आप यहाँ पे चीज़ बना रहे हो। ठीक है, या फिर कोई भी न्यूट्रिशनल एक्स्ट्रा चीज़ उसमें डाल रहे हो, तो वो सारी चीज़ आपकी कहाँ आ जाएंगी, वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेट करता है। इसके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पे ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका आ जाता है यहाँ पे एरिड एंड डेजर्ट में। ठीक। अब एरिड एंड डेजर्ट में मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपके एरिड और सेमी एरिड इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, उनकी मदद से बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिड और डेजर्ट मतलब यहाँ पे हो गया, एरिड बोल लो या सेमी एरिड बोल लो। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं डेजर्ट वाले एरियाज जहाँ पे आपको पता है कि पानी इतना ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स ही उगते हैं। तो उनको कैसे और डेवलपमेंट वहाँ पे किया जा सके उसके ऊपर यहाँ पे ये ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन प्लांट के मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है कि कैसे उनको मैनेज किया जा सके डेजर्ट इन्वायरमेंट में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक। इसके अलावा अगर आप जाओगे देखोगे तो अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे ब्लैक, और इसी को या फिर बोलते हैं डार्क। ठीक है, तो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी आपकी जो है ये बेसिकली आपकी रिलेट करती है बायो वॉरफेयर से। ठीक है, अब देखो ये वाले टॉपिक्स अब आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आप सीएपीएफ दे रहे हो तो सेकंड पेपर में अब अगर आपका कुछ ऐसा आता है तो आप इसको भी यहाँ पे थोड़ा जस्टिफाई करके थोड़ा बता सकते हो, मतलब स्पेसिफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी कि ब्लैक एंड डार्क बायोटेक्नोलॉजी होती है जो हम लोग बायो वॉरफेयर के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, बायो टेररिज्म के लिए बेसिकली यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब ये अच्छी तरीके से भी यूज़ हो सकती है, और अगर किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाए तो फिर ये टेररिज्म के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे आपको रूल्स दिखेंगे इंटरनेशनली। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे आप इसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई ऐसे लिखने को आ जाए या फिर कोई आर्ग्यूमेंट लिखने को आ जाए तो वैसे भी आप इसको यहाँ पे बता सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपके पास अगला होता है यहाँ पे पर्पल। ठीक है, पर्पल बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली आपका रिलेट करता है यहाँ पे लॉ से, एथिक्स से, एंड आपके यहाँ पे पेटेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किस तरीके से बेसिकली आप लीगली, एथिकली, ठीक है, ये सब चीज़ें के ऊपर यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि कैसे आप नई डिस्कवरीज पे अपने पेटेंट्स बेसिकली आप ले सकते हो, अपना जो डिस्कवरी है उसको सिक्योर कर सकते हो, सेफ्टी रेगुलेशंस कैसे ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पर्पल में आ जाएंगी। और लास्ट आपका है यहाँ पे वो है गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर गोल्डन वाले में बात करें तो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको आप रिलेट कर सकते हो सीएस से। ठीक है, सीएस इन द सेंस कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से आप कर लो, बायोलॉजी से भी कर सकते हो, डेटा से कर सकते हो। ठीक है, डेटा एनालिसिस वगैरह होता है, डेटा साइंस वगैरह, उनसे आप रिलेट करके कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग बायोलॉजिकल डेटाबेस को मैनेज करते हैं, कैसे हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें सब आपकी यहाँ पे डिस्कस होती है, कैसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे उस डेटाबेस को, क्या क्या चीज़ें हम उसमें लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहेंगी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, किसके बारे में प्रेजेंट रहेंगी, मतलब ए टू जी सारी चीज़ें, डेटा कैसे आपका रहेगा
वो सब आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बाकी भी हमने जितने डिस्कस किए हैं वो सब आप यहाँ पे ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर वलर लिखे हैं, पर इसके अलावा भी आपको यहाँ पे ये वर्ड भी याद रखना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके यहाँ से यहाँ पे कि इन विच ऑर्गेनिज्म डिड ग्रेगर जे मंडल कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ना इतनी बार मतलब हर बहुत सारे टाइप के पेपर्स में आ रखा है, पर सी डी एस सी पी एफ में भी पहले आ रखा है, तो ये पी वाई क्यू में ही काउंट होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि गार्डन पी बेसिकली आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो ये आपको पर्सनैलिटी दे रखे हैं ग्रेगोर जे मेंडल, इनको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे अभी तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से दे दिया गार्डन पी, ठीक है, पर साइंटिफिक नेम अगर आपको दे दे तो यहाँ पे याद रखना वो होता है इसका यहाँ पे पिसम सेटिवम। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम हो गया। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन्होंने इसी को ही क्यों यूज़ किया है ना, आपके दिमाग में भी थोड़ा बहुत हो सकता है ये सोचो आप। तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर आप गार्डन पी को देखोगे, मतलब मटर को बेसिकली अगर आप देखोगे, तो ना बहुत ईजिली उसको ना डिस्टिंग किया जा सकता है कैसे वो एक मटर दूसरे मटर से अलग है, मतलब इन द सेंस कि कौन सी यहाँ पे टॉल है, कौन सी एकदम छोटी स्मॉल सी है, कोई कितनी बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ईजी तरीके से डिस्टिंग किया जा सकता है मटर्स को। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि बहुत ईजी है यहाँ पे उनको डिस्टिंग करना। ठीक है, अलग अलग करना बहुत आसान है। दूसरा आपका होता है यहाँ पे कि उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। ठीक, तो इसलिए आपको जल्दी पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़। फिर तीसरा आप यहाँ पे देखोगे कि तीसरा आपका आ जाता है कि ये सेल्फ पॉलिनेट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नेचुरली होता है ये। ठीक है, तो नेचुरली तो यहाँ पे ये सेल्फ पॉलिनेट है, पर अगर ह्यूमन करवाना चाहे मैनुअली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी यहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि क्रॉस पॉलिनेटेड भी यहाँ पे ये हो सकती हैं अगर कोई मैनुअली करवाता है तो, पर नेचुरली क्या क्या होती हैं, ये सेल्फ पॉलिनेट होती हैं। ठीक, फिर फोर्थ आपका आ जाता है यहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे सीड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कभी भी अगर आपने मटर देखी हो तो उसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे से दाने आपको देखने को मिलते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक, एक सेकेंड रुको इसको सही कर दूँ। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये सारे रीजंस है बेसिकली जिसकी वजह से इसको यूज़ किया गया था इनके द्वारा। ठीक, और इसके अलावा भी आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैसे आ सकती हैं कि अगर कोई भी स्टेम की हाइट अगर टॉल है, ठीक है, तो वो आपका एक अलग सिनेरियो बन जाएगा, डॉफ में आपका अलग सिनेरियो बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि राउंड शेप की भी होती हैं। ठीक है, कोई आपकी यहाँ पे अलग शेप की रहेगी हल्की सी, कोई ग्रीन कलर की रहेगी, कोई येलो कलर की रहेगी, है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है, जिसकी वजह मदद से आप ये बोल सकते हो, आप इसको डिस्टिंग कर सकते हो, है ना, आप बता सकते हो। पर डोमिनेंट नेचर देखोगे तो राउंड शेप की ज़्यादा दिखेंगी, ग्रीन कलर की आपको ज़्यादा दिखेंगी, पर सीड का कलर उनका कैसा होगा, येलो होगा। ओवरऑल तो ग्रीन होगी, पर सीड का कलर जब होता है तब वो येलो होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन सब को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक, अब इसके अलावा आपको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे ये 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो इसका एक साइंटिफिक नेम बस यहाँ पे याद रख लेना, मीराबिलिस जलापा। ठीक है, JALAPA। अब ये जो प्लांट है ना, ये जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे ये दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ये जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे क्या है, फेमस है। और ये बेसिकली आपका है एक रेड कलर के फ्लावर का प्लांट होता है। ठीक है, रेड फ्लावर का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये प्लांट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि रेड कलर का फ्लावर का प्लांट जब आप इसको ना वाइट कलर के फ्लावर के प्लांट के साथ मिलाते हो, या फिर आप बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली आप करवाते हो, ठीक है, वाइट कलर के फ्लावर के साथ, तो यहाँ पे आपको एक पिंक कलर का फ्लावर का प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बहुत मतलब डीप में तो इसको मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक आप बोल सकते हो, थोड़ा चला जाएगा ये एक्सप्लेनेशन। पर सिंपल टर्म्स में ये याद रखना कि 4 o'clock प्लांट में बेसिकली क्या हो रहा है
ये आपका फेमस है क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जब आप एक रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करवा रहे हो आप यहाँ पे वाइट फ्लावर प्लांट के साथ, तो आपको ना पिंक फ्लावर वाला एक ऑफस्प्रिंग देखने को बेसिकली आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपको दे रखा है यहाँ पे फ्रूट फ्लाई, तो इसका भी यहाँ पे नाम याद रखना, ड्रोसोफिला, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद रखना क्योंकि अब ये आ रखा है यहाँ पे दे दिया इन्होंने, तो हो सकता है आने वाले किसी साल में ये पूछ ले, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी तो आपका आंसर बन गया ये गार्डन पीपे, पर आगे जाके इन तीन में से किसी पे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, किसी पेपर में, सीडीएस में बन जाएगा, एनडीए में बन जाएगा, या फिर यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक। तो ये सब आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। और ग्राउंड नट तो आपका मूंगफली होता है, वो तो आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा ही, ठीक। फिर अगला आपका है यहाँ पे 23rd, इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। अब अगर हम गार्ड सेल्स की बेसिकली बात करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, एकदम करेक्ट रहेगा, पहले तो ये याद रखना। दूसरा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये आपके किडनी शेप के होते हैं, ठीक है, किडनी शेप के होंगे जब हम बात करते हैं डाइकॉट्स की, और जब हम बात करेंगे मोनोकॉट्स की, तब यहाँ पे ये होते हैं डंबल शेप के, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग शेप आप बोल सकते हो, पर देखने में अगर आपको देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ एक जैसे ही हैं, पर यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या वो डाइकॉट है, डाइकॉट होगा तो किडनी शेप का, अगर मोनोकॉट है तो आपका होगा डंबल शेप का, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ लोकेट आपको देखने को मिलेंगे, तो देखो ये आपको लीव्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्टेम्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही करके आपके बहुत सारे ऑर्गन्स है बेसिकली यहाँ पे, एक्सेट्रा लगा लो आप, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलते हैं विद टाइनी पोर्स, ठीक है, विद टाइनी पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके गार्ड सेल्स हैं ये आपको स्टोमेटा के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइनी पोर्स हम लोग बोलते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। अब इनका यूज क्या है, तो इनका यूज आपने अगर दो प्रोसेसेस अगर आपने पढ़े हो लाइफ प्रोसेसेस वाले आपके चैप्टर में 9th 10th में, ये आपका बेसिकली है, तो दो प्रोसेस आपने पढ़े होंगे, एक होता है आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन, ठीक, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, ठीक। एक जो आपका है रेस्पिरेशन, वो आपका बेसिकली ऑक्सीजन, CO2 इन सबको देखता है ना, जो आपकी गैसेज है, आप ऐसे बोल सकते हो, गैसेज बोल लो, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये देखता है कि वाटर कैसे फ्लो होगा, कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कहाँ पे अलाउ किया जाएगा उसको अंदर जाना, उसी तरीके से कैसे गैसेज आपके अंदर जाती हैं, कैसे बाहर आती है, किस फॉर्म में बाहर आती है, कौन सी बाहर आती है, मतलब ऐसे आपको हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन्ड है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना कि कौन सी गैस कब अंदर जाएगी, कौन सी बाहर आएगी, कहाँ पे अलाउड है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, इन इन दोनों चीज़ों के ऊपर, ये सारी डिसाइड बेसिकली कौन कर रहा है, एक तरीके से गार्ड सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे स्टोमेटा को जब ओपन कर देंगे तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें अंदर चली जाएंगी या फिर बाहर आ जाएंगी, जब बंद कर देंगे तो मतलब हो गया कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू ही बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन वाली भी, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर मान लो जब आपका जो पानी है, ठीक है, अगर वो गार्ड सेल्स में भर जाता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर आपका पानी है वो अगर फिल हो जाता है यहाँ पे गार्ड सेल्स में, ठीक है, गार्ड सेल्स में आपका ये फिल हो जाता है, तो ये जो गार्ड सेल्स है ना ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये ना सोलन नेचर के हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे, ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये स्टोमेटा है, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टाइनी पोर्स के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, ये आपके हो जाएंगे ओपन, ठीक है। और जब यहाँ पे ये ओपन होंगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखो जाइलम तो आपको पता होगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो आपका पानी को ऊपर नीचे करने में मदद कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और फोयम आपने पढ़ा होगा, तो ये तो कॉमन चीज़ है, आपने पढ़ी होंगी। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे ए और बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है मेसोफाइल का। अब देखो जो आपका मेसोफाइल होता है ना, ये आपकी लेयर होती है बेसिकली जो आपकी प्रेजेंट होती है इंटरनल ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अपर एपिडर्मिस, एक सेकेंड, ठीक है।
तो जो आपका यहाँ पे ये मेसोफाइल है ये आपका प्रेजेंट होता है एपी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो इनके बीच में बेसिकली अगर आप देखोगे, एपिडर्मिस का जो ऊपर वाला लेयर है, अपर एपिडर्मिस मतलब अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर मतलब जो आपकी लोअर लेयर है वो। तो इनके बीच में आपको यहाँ पे ये टिश्यू देखने को मिलेगा, मतलब ये आपको मेसोफाइल बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों की मदद से ही आपका ये मेसोफाइल बनता है। कौन से दोनों? जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है पेलिसेड, एक आपको दे रखा है स्पॉन्जी, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से ही मेसोफाइल बनता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपका पेलिसेड है ये बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा पेलिसेड, ठीक है। पेलिसेड मेसोफिल, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब इसी के ठीक नीचे जो पेलिसेड वाली जो भी लेयर होगी, मान लो यहाँ तक वो आपकी लेयर है, तो इसी के ठीक नीचे जो ये वाली जो दूसरी लेयर होगी, इसको दूसरा कलर कर देते हैं, है ना। तो जो आपकी ये वाली लेयर होगी उसके ठीक नीचे, ठीक है। तो ये वाली कौन सी लेयर होगी? ये आपकी होगी यहाँ पे स्पॉन्जी की, ठीक है। तो ये आपकी होती है स्पॉन्जी मेसोफिल। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इन दोनों की मदद से ही मेसोफिल बनता है, जो आपका अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मिलता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई हों। और इसको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पे प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्या रखनी है? यहाँ पे याद रखनी है। अगला चीज़ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कॉलम के शेप का होता है, ठीक है। मतलब वर्टिकल, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वर्टिकल शेप या फिर कॉलम के स्ट्रक्चर का आपके यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे वो आपके यहाँ पे अरेंज रहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और टाइटली अरेंज रहते हैं, मतलब बहुत कम स्पेस आपको देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो लूजली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको इर्रेगुलर टाइप का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ पे सेल्स का, ठीक है। तो इर्रेगुलर शेप के यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सेल्स का। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी जाइलम आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, बेसिकली आपका अलोंग फोयम इसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में यहाँ पे ये यूज़ होता है, और फूड वाले में आपका फोयम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ रखी हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं, तो इसको तो आपको यहाँ पे, आपको ये चीज़ याद ही होगी, नहीं याद है तो इसको ज़रूर करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आपको पता होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेज इन बायोगैस। तो अब बायोगैस में कौन कौन सी तरीके की बेसिकली आपकी गैस है, उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले आपकी आती है मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मीथेन। और ये आपका होता है यहाँ पे CH4। ये आपकी प्रेजेंट होती है 50 से 75%, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे ये एक मेजर कंपोनेंट है आपके बायोगैस का, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोगैस की, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो सबसे पहला आपका आता है हाईएस्ट पे मीथेन, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पे, तो दूसरे में आपका आता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका होता है 25 से 50%, ठीक है। फिक्स नहीं है कोई भी ऐसा कि इतना ही परसेंट रहेगा, पर एक रेंज दे रखी है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, N2। और ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है 0 से लेके 10%, ठीक है। फिर वहीं पे 0 से लेके 1% आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जो आपका होगा H2। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये आपका है हाइड्रोजन, ठीक है। और लास्ट आपका आ जाता है यहाँ पे H2S, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपका होता है यहाँ पे 0 से 3%। अब इस ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो आपसे पूछता है कि आपको जो स्मेल है बायोगैस की वो आपको देखते मतलब फील होती है, स्मेल होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो वो आपकी H2S की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है बेसिकली यहाँ पे बायोगैस का,
वो आपका H2S की वजह से आपको स्मेल देखने को मिलती है उसकी, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे आपके यहाँ पे हो गए। तो अगर आप इसको देखोगे तो हाईएस्ट आपका मीथेन है, सब में देखो ये वाला आपको नहीं दिया है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। दूसरा आपका CO2 है, तो CO2 इसमें ही दे रखा है, इधर नाइट्रोजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये हटा दो। तो आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते थे, ठीक? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो ये तो इतनी बार आ गया, इसको आप PYQ ही काउंट करो, ठीक है? और इसका राइट आंसर बेसिकली आपका रहता है यहाँ पे ग्लाइकोजन। और आपको जो दिक्कत होगी, जो आपको हो सकता है फेस करनी पड़े, वो ग्लाइकोजन और स्टार्च के बीच में ही होगी, ठीक है? फ्रक्टोज को आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर दोगे और ग्लूकोज को भी एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पे याद रखना, ग्लाइकोजन बेसिकली ह्यूमन बॉडी में आपको दिखेगा, स्टार्च आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमने बहुत बार डिस्कस करी है, तो इसलिए इन चीज़ों को प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। इसी के ऊपर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जनरली बनेंगे। एक बार आपको दे देगा कि दोनों ही आपको दे देगा एक लंबी स्टेटमेंट में कि स्टार्च आपको ह्यूमन में मिलता है और ग्लाइकोजन आपको प्लांट में मिलता है, ऐसा एक स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, इसका ठीक उल्टा होता है। मतलब ग्लाइकोजन आपका ह्यूमन्स में और आपका स्टार्च आपका यहाँ पे प्लांट्स में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि जो ये फ्रक्टोज है, ये आपका होता है मोनोसेक्राइड, ठीक है? इसके ऊपर बेसिकली सेक्राइड के ऊपर आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना। तो फ्रक्टोज बेसिकली आपका है, होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है? सिंपल शुगर का एक फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे इसको मोनोसेक्राइड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये फॉर्म होता है नेचुरली, ठीक है? ये आपका फॉर्म होता है नेचुरली यहाँ पे इन फ्रूट, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फ्रूट बोल लो या फिर हनी में आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है? या फिर आपका जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है? रूट वेजिटेबल्स, तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लाइकोज का आपको फॉर्मूला याद रखना है, C6H12O6। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ज़रूर है, यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे अगला, देखो यहाँ पे आपको ग्लाइकोज, तो चलो ग्लूकोज तो आपको यहाँ पे ही दे रखा है, ठीक है? अब ग्लूकोज का जो मैंने ऊपर बोला फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये रेस्पिरेशन के टाइम पे भी आपकी यहाँ पे मदद करता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये इसको बोला जाता है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। वहीं पे जब हम स्टार्च की बात करेंगे, तो ये आपका होता है यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, ठीक है? इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? जो कि आपका लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज से बना है, लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज से बना है, जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज बोलेंगे तो आपस में लिंक भी होंगे वो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी आइडिया रहना चाहिए। जो जो डिफरेंस बेसिकली आपका जो इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे एक तरीके से वो ग्लाइकोजन के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए और स्टार्च के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, वो आपका स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में जब हम बात करेंगे प्लांट्स की, और वो आपका स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है? मतलब एक तरीके से एनिमल्स की, आप यहाँ पे एनिमल्स लगा लो, ठीक है? ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा आप सही लगाओगे एनिमल्स, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगा डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू द मार्केट। अब बेसिक तरीके से आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने कोई रिसर्च कर दी, ठीक है? और उसको आप प्रमोट करते हो जब आपके पास बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स हो, ठीक है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सा आपका जो इकोसिस्टम वहाँ पे बनेगा, तो उसमें ऐसा इकोसिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप लैब से उठा के आप मार्केट में उनको क्या कर पाओ, सेल कर पाओ या फिर उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है? तो ऐसी क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बायो पार्क्स बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे, कि वो एक तरीके से ना ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, किसके बीच में ब्रिज बनाएंगे? जो भी आपकी लेबोरेटरी है जिसने यहाँ पे वो रिसर्च करी, और किस तरीके से आप उसको कमर्शियली यहाँ पे सेल कर सकते हो या फिर उसको यहाँ पे लेके आ सकते हो मार्केट में। ये काम होता है किसका? ये आपका काम होता है बायो पार्क्स का, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि आपने जो रिसर्च करी उसको आप मार्केट में जब लेकर आओगे तो उसको लाने में कौन मदद करेगा आपकी? बायोटेक पार्क करेंगे, या फिर जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नाम यहाँ पे इसके होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ज़रूरी हैं? तो पहला आपको जैसे दे रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो देखो ये तो यार कोई, ये तो सीधी सीधी लॉजिकल बात हो गई कि जब कोई नया प्रोडक्ट आप बनाओगे तभी तो उसको मार्केट में लेके आप आ पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं और आप उसको मतलब मन में सोच रहे हो और आप उसको मार्केट में ले आओ, है ना? ऐसा नहीं होता, राइट? तो सबसे पहले तो आपको पहले रिसर्च करनी है, कोई डेवलपमेंट करनी है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की, और उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में लेके आओगे इकोसिस्टम के थ्रू जो आपका बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए आपका जो पहला पॉइंट जो आपको दे रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये तो होना ही है एसेंशियल। दूसरा आपका है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा। वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि हर एक चीज़ आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ता है। हर एक जगह पे आपका हर एक सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा ये। जैसे अगर आप 1990s का सिनेरियो देखो इंडियन आपकी स्टेट का, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट या फिर आप बोलो इंडियन इंडिया का, तो उस टाइम पे क्या था कि हम लोग बाहर के फॉरेनर्स जो आपकी कंपनीज हैं उनको अंदर नहीं आने देते थे, है ना? उनको बिजनेस एज सच नहीं उनको अलाउड था। पर जैसे वो यहाँ पे आए, हमारा क्या हुआ कि फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, मतलब एकदम से हमारा फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक, तो ये चीज़ें बेसिकली आपकी कब होंगी? जब कोई प्राइवेट कंपनीज भी आपकी यहाँ पे मार्केट में हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, तो वो बेसिकली आपका एंटरप्रेन्योरशिप में ही आएगा। ठीक है, कि नई कंपनी यहाँ पे बनी, उन्होंने नई रिसर्च वगैरह करी। अब जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखो तो इसरो हर एक चीज़ नहीं कर रही है ना? इसरो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पता है ऑब्वियसली, पर हर एक चीज़ इसरो नहीं कर रही है। आजकल आपके यहाँ पे मार्केट में अलग-अलग स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे कंपनीज़ आ गई हैं इंडिया में, ठीक है? और अभी आने आएँगी भी और भी और, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक फ़ील्ड में आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाती है, ठीक है? तो ये भी क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कमर्शियली सेल करना है कोई प्रोडक्ट, और कमर्शियली सेल करने के लिए अगर आपकी कोई एक कंपनी रहेगी तो ऑलरेडी वो थोड़ा आसान रहेगा यहाँ पे पहुँचना कंज्यूमर्स तक, ठीक है? तो इसलिए आपका ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा आपका है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, तो ये वाला भी जो चीज़ है ये भी इम्पोर्टेंट होगा। तो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन मतलब एक तरीके से हो गया कि जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे दें, मतलब शेयर्ड तरीके से हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग शेयर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे आपकी लैब्स हो गई, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इक्विप्ड लैब्स हैं, मतलब बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे उनको अपने एक्सपेरिमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका जैसे हो सकता है कि आप उनको प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हो सकता है वो इंडिया में ना मिलते हो, कहीं बाहर से आप लेके आ रहे हो, तो वो चीज़ें भी उनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, क्लीनिनेस तो आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हर जगह रहेगी, हर एक फैक्टर आपका क्लीनिनेस रहेगा, जहाँ पे भी लैब्स लग जाएगा ना नाम, तो आप क्लीनिनेस तो आप उसको मान के चलो कि हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड आपको वहाँ पे काम करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कि कोई ऐसा केमिकल बना रहे हो या फिर कुछ ऐसा बना रहे हो जिससे वो केमिकल स्प्रेड हो सकता हो, तो उसको भी उनको देखना है ना? तो हर एक चीज़ आपकी हेल्थ से रिलेटेड तो फिर वहाँ पे हो ही जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बनाते हो और उसको अगर आपको कमर्शियली सेल करना है कंज्यूमर्स तक, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके इकोसिस्टम में रहनी चाहिए। तो बस वही सेम आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3। ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अलग-अलग यहाँ पे रहें कि हमें कुछ ना कुछ एजेंसीज़ से या फिर डिपार्टमेंट से हमें नोट्स, मतलब एक तरीके से अलाउ यहाँ पे होना चाहिए, सर्टिफ़िकेट हमारा होना चाहिए उनके पास जो बेसिकली जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ नोडल एजेंसीज़ होती हैं, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो। तो उनके थ्रू हमारे पास उनका सर्टिफ़िकेट हमारे पास बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। जैसे एक आपकी होती है यहाँ पे बायरैक, ठीक है? अब बायरैक यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है?
बायरेक का मतलब है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो ये एक आप बोल सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है ये, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसी की तरीके से आपका गवर्नमेंट में आपका है यहाँ पे डीबीटी। डीबीटी आपका है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एस टी आप बोल सकते हो यहाँ पे, एस टी मतलब है साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बेसिकली अंदर आता है, तो ये भी आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब ऐसा नहीं था कि अब ये हर बार आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, बस लॉजिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 28। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी कितनी बार एक बारी एक ही पेपर में पूछ दिया है ना, इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी ही पूछ दिया। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं इन जनरल बायो से हर साल, तो उसमें से आप देख लो 30 से 40% आपका जो पेपर है वो बेसिकली इसी का ही हो गया, बायो का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12th क्लास का बस एक बार ना उसको गो थ्रू कर लेना होता है चैप्टर को, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो तो स्टैटिक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप में कुछ क्वेश्चन पूछा हो। एक तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही लॉजिकल वाला ही था, अगर वो नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप कर लेते, ठीक है। पर इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा, स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना कि जो आपकी डिस्कवरी हुई है, ठीक है, डिस्कवरीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी हुई है यहाँ पे प्लास्मिड की, ठीक है। 1950s के आसपास आपकी बेसिकली हुई है, अगर देखोगे तो 1952 दिया होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपका जो अगला आता है यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये आपका है यहाँ पे 1953 का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ पहले ही ऑप्शन में आपको प्लास्मिड पहले पे दिख रहा है, तो यहीं से ही आपका राइट आंसर होगा। मतलब अगर आप सोचो, बस आपको थोड़ा आइडिया रहता है, ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन ईजी हो, पर इस क्वेश्चन को इन्होंने ईजी बनाया है, क्योंकि इनको भी पता है कि सिलेबस तो आपका 9th-10th का ही था, पर इन्होंने 11th-12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए, तो अब उसको ईजी बनाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ आपका जो क्लासमेट है जो पहले आया है वो उन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, ठीक है। पर तब भी ये क्वेश्चन ईजी तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इन जनरल 11-12 ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि 9-10th ही सिलेबस में ज़्यादा रहता है, ठीक है। पर आजकल आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा इन सबको। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो अगला आपका आ जाता है यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। ये आपका है 1984 में। और आखिरी आपका जो दे रखा है 1996 में, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे क्लोनिंग ऑफ डॉली, ठीक है। तो ये सारे आपके बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली अगर आप देखो तो वही इन्वेंशन डिस्कवरीज वगैरह हैं, जो आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बस आपको पूछा था कि कौन सा क्रोनोलॉजिकली करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन एन इकोसिस्टम वाई इज़ द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। अब देखो ये जो ट्रॉपिक लेवल वाली चीज़ है ना, ये भी आपके क्लास 11-12 में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 11-12 से ही रिलेटेड है, पर इसको ज्योग्राफी से या इको से भी कनेक्ट कर सकते हो। इको मतलब आपका वो इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, इकोलॉजी जो हम बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ENV, ठीक है। तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये आपका PYQs से रिलेट भी कर सकते हो, कि PYQs में भी आपको ट्रॉपिकल लेवल्स पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लगभग हर पेपर में ही आपको यूपीएससी के, मतलब हर पेपर इन द सेंस सिविल सर्विस हो गया, आपका CDS हो गया, NDA हो गया, आपका CAPF वाला हो गया, इसी तरीके से CISF का जो डिपार्टमेंटल वाला भी जो यूपीएससी एक तरीके से करवाती है अलग से, उनका ही आपस में वो वाला भी होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको दिखेगा। तो मतलब ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको तो आपको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि क्यों यहाँ पे लिमिटेड ट्रॉपिकल लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम में आपके फूड चेन के अंदर, तो उसका रीज़न बेसिकली आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन बेसिकली जो दे रखा है, पहला आपको दिया है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल हैज़ लेसर एनर्जी देन दी हायर ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो आपको दे रखा है ना पहला ही स्टेटमेंट, ये बेसिकली आपको दे रखा है गलत। क्यों गलत दे रखा है? क्योंकि ये इन्वर्टेड कर दिया। इन्वर्टेड इन द सेंस
कि हमें पता है कि लोअर का लेसर एनर्जी नहीं होती, ये बेसिकली हायर होती है। ठीक है, आपके हायर ट्रॉपिकल लेवल से जो लोअर ट्रॉपिकल लेवल की जो एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये इसलिए होता है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक के लॉज वगैरह आपने थोड़ा देखा हो, ठीक है, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक लॉज हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपका जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि लोएस्ट ट्रॉपिकल लेवल आपका क्या होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है। तो उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली उनके पास जो एनर्जी या फिर उधर जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट होती है इकोसिस्टम में, वो हाईएस्ट रहती है। ठीक है, मतलब नीचे वालों की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये पहला गलत है, क्योंकि इन्होंने लेसर की जगह हायर देना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे हायर मतलब हायर ट्रॉपिकल लेवल से ज़्यादा होती है लोअर ट्रॉपिकल लेवल की। ठीक, दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में आपकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एक सर्टेन कंडीशन ऐसी आती है कि आपकी एनर्जी एक लिमिट के बाद पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि वो ज़ीरो ही हो जाती है एक तरीके से। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं फूड आपकी चेन में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब अगला इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये वाले जो लॉस ऑफ एनर्जी वाला वो ये है कि यहाँ पे ये जो आपका है ये यूनिडायरेक्शनल एक तो डायरेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो आपकी ये हो जाएगी। अगर आपसे बोलता है कि एनर्जी का डायरेक्शन क्या है, तो याद रखना यूनिडायरेक्शनल है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये फॉलो करता है आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और इसको बनाया किसने था, ये रूल बेसिकली, तो ये थे आपके यहाँ पे रेमंड। ठीक है, यहाँ पे ये एन है, रेमंड लिंडेमैन, ये इन्होंने बनाया था, और ये 1942 में बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये बनाया था। अब 10% लॉ का मतलब क्या हुआ कि जब एनर्जी आपकी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जब ये जाती है, ठीक है, ट्रांसफ़र होती है या फिर जाती है, तो जो आपका 10% जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, ओनली 10% जो आपकी एनर्जी है वो आपकी यहाँ पे बायोमास में रहती है। ठीक है, स्टोर्ड हो जाती है, और बाकी जो है वो बेसिकली आपकी पास हो जाती है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी 90% एनर्जी है वो क्या हो गई, आपकी लॉस हो गई इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि 10% क्या हुई, वो ट्रैप हुई एक तरीके से, है ना। तो 10% लॉ का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आपका एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, तो 10% के आसपास की जो आपकी एनर्जी है वो बायोमास में स्टोर हो जाती है, और बाकी एनर्जी आपकी आगे जाके कंज्यूमर्स तक पहुँचती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपकी रिमेनिंग 90% जो आपकी एनर्जी हो गई वो क्या हो गई, इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हो गया। ठीक, और इसके अलावा अगर देखो, अब यहाँ पे हमें तो ऐसे आंसर मिल ही गया। ठीक है, बाकी भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगले जो आपको दे रखा है स्टेटमेंट कि हायर ट्रॉपिक लेवल इंडिविजुअल कैन कंट्रोल द लोअर वंस मोर एफिशिएंटली। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हायर ट्रॉपिकल लेवल वाले जो होते हैं वो आपके कंट्रोल कर सकते हैं लोअर ट्रॉपिकल लेवल वाले मतलब लोगों को, या फिर जो भी आपके उसमें आते हैं उनको। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ये भी आपका क्या है, यहाँ पे गलत रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या है, यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे आ रखनी है, क्योंकि ये उल्टा ही एक तरीके से यहाँ पे दे रखा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है एज सच। जब हम बात करते हैं टीयर्स की इन फूड चेन, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टीयर होंगे, उससे इसका एज सच कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ ये नहीं बता सकती है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रॉपिक लेवल क्यों है। ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है। फिर डी आपको बोल रहा है यहाँ पे कि लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल मेक्स ए फूड चेन लेस वल्नरेबल टू पैरासाइट्स। अब ये भी आपका क्या है, वापस से इररेलेवेंट है एनर्जी के डायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें ये बताना है कि ट्रॉपिकल लेवल्स आपके लिमिटेड क्यों होते हैं, और वो होते हैं आपके एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पर यहाँ पे जो पैरासाइट्स वाली जो आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, ये आपको पता होगा कि लगभग हर एक ही लेवल पे आपके पैरासाइट्स, या फिर हर एक लगभग इकोसिस्टम की शुरुआत में आपको पैरासाइट्स आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और हर एक अलग तरीके का पैरासाइट्स आपको फूड चेन में देखने को मिलेगा लगभग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनकी वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रॉपिकल लेवल आपको देखने को मिलता है फूड चेन में। तो इसलिए आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो मेन रीज़न है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र। ठीक है,
तो एनर्जी की वजह से ही, जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसकी वजह से हमें यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं फूड चेन में। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकार्योट्स। तो प्रोकार्योट्स में आपका क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये इसलिए आपका राइट आंसर है, जैसे आपको पता होगा कि प्रोकार्योट का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, मतलब जिस लैक ऑफ न्यूक्लियस आप एक तरीके से बोल सकते हो। वहीं पे उसका ठीक उल्टा होता है यू कार्योट। यू मतलब होता है ट्रू, और प्रो मतलब एक तरीके से हो गया फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स न्यूक्लियस मतलब जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, और यू कार्योट जिसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है कि उसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो एनवलप की तो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई। इसके अलावा आप देखोगे तो इनके पास आपको सिंगल और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोइड रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो आपका ये न्यूक्लियोइड रीजन है ये आपका कैसा रहेगा, यहाँ पे ये पुअरली डिफाइंड रहता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रीजन आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो। ठीक, और कंप्लीटली लैक आपका रहेगा यहाँ पे किससे, न्यूक्लियर एनवलप से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से ही होगी, है ना। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे, अब देखो इन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दी। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देते तो ये बहुत ही आसान हो जाता। अब कन्फ्यूजन आप में यही रह रहा होगा कि ये एनवलप दिया है, ये क्या होता है। तो इसका मतलब ही होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए था, इसलिए इसीलिए ना ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन, न्यूक्लियर एनवेलप आपका, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रोकार्योट में, क्योंकि इसका मतलब होता है फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे दे रखी हैं, सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे दोनों टाइप के आपके सेल्स में रहेगा, राइबोसोम्स भी रहते हैं और सेल वॉल भी रहती है। ठीक है, अब राइबोसोम्स ही हैं अकेले जो आपकी इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि सेल ऑर्गेनल है उनमें। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, और प्रोकार्योट्स में बेसिकली आपको ना 70s आपके राइबोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत बस आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। और जो आपके यहाँ पे ये यूकार्योट्स होते हैं, ठीक है, यूकार्योटिक्स, तो इनमें आपको यहाँ पे ये 80s वाले देखने को मिलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, जो बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, तो ये सब आपका हो गया। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन थे आपके 2024 से रिलेटेड, और इसमें आपने देखा कि 11-12 के थोड़े क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब थोड़ा आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि 11-12 में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स तो आपको यहाँ पे करके जाने पड़ेंगे। ठीक, फिर अब हम चलते हैं अपने 2025 के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, द स्पिंडल फाइबर इज अटैच टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम के कौन से रीजन पे बेसिकली आपका ये जो स्पिंडल फाइबर है ये आपका अटैच रहता है। तो ये आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, किंटोकोर या फिर किंटोचोरे, जो मतलब जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे काइनेटोक्योर ये बोल सकते हो, मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। ठीक, तो यहाँ पे आपका इनके साथ बेसिकली आपको यहाँ पे ये वाले फाइबर्स अटैच दिखेंगे क्रोमोसोम्स में। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पहले तो शेप याद रखना, इनकी शेप होती है डिस्क शेप में। ठीक है, तो डिस्क शेप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये होते हैं आपके एक तरीके के प्रोटीन। ठीक है, तो डिस्क शेप के प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक, और ये आपका प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेरे पे। ठीक है, सेंट्रोमेरे। ठीक है, तो सेंट्रोमेरे के सरफेस पे, ऑन सरफेस ऑफ सेंट्रोमेरे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब सेंट्रोमेरे मतलब एक तरीके से जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम का, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका यहाँ पे, ये है आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्राइमरी जो आपका कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे क्रोमोसोम का। ठीक है, एक सेकेंड, तो जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेरे बोलते हैं। और उसके सरफेस पे आपके ये जो काइनेटोकोरे है, या फिर ये आपका जो डिस्क शेप के प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिकली आपको उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई।
सेल डिवीजन आपको पता है कि दो तरीके का होता है, एक होता है मीटोसिस, एक होता है मायोसिस, है ना? तो इन दोनों के बारे में देख लेना, किस में हाफ हाफ में डिवाइड होता है, किसी में सेम ही अमाउंट के क्रोमोसोम आपके जाते रहते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन की जब हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, ये बेसिकली ट्रैक्स यहाँ पे जो आपके रहते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, ठीक है? सेल डिवीजन के टाइम पे जो आपके माइक्रो ट्यूबल जो ट्रैक्स होते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, ठीक है? ये आपको दिखेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है? तो बस इतनी सी ही चीज़ है। अब देखो ये थोड़ा वही चीज़ है, 9th-10th वाला तो है नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे वही 11th-12th थोड़ा आपको देख के जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक? तो यहाँ पे राइट आंसर अपना बन जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये बेसिकली जैसे दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे क्रोमोनीमा, ठीक है? तो क्रोमोनीमा बेसिकली आपका जो क्रोमोनेमेटा होता है, इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है? ये आपका क्या है? प्लूरल फॉर्म है आपका क्रोमोनेमेटा का, ठीक है? तो क्रोमोनेमेटा का आपका ये प्लूरल फॉर्म है, और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना, एक तरीके से थिन शेप में रहेगा, ठीक है? और थ्रेड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? थ्रेड लाइक कोइल्ड फिलामेंट आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक? और ये आपका एक तरीके से जो आपका कोर स्ट्रक्चर है, ठीक है? कोर स्ट्रक्चर का जो एक्सेस है क्रोमोसोम का, ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? तो ये उसमें मदद करता है ये, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है जो ज़रूरी है। इसके अलावा तो आपको दे रखा है यहाँ पे टेलोमेरे। अब टेलोमेरे आपका यहाँ पे जो रिपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं, तो वो आपके यहाँ पे लोकेट बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे एक्सट्रीम टर्नल, जो आपका टर्मिनल्स होते हैं टिप्स पे, जो आपका लीनियर क्रोमोसोम्स होता है ना, उसके एक्सटर्नल जो टिप्स होते हैं, टर्मिनल जो आपका एंड होता है, टर्मिनल एंड जिसको हम बोलते हैं ना, तो उस पे आपको यहाँ पे ये रिपिटेटिव डीएनए बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे ये टेलोमेरे हम लोग बोलते हैं, ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन है, ठीक है? ये तो मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ, ठीक है? ईजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है ये। तो टेलोमेरे बेसिकली आपका क्या है यहाँ पे, ये आपके हैं स्पेशलाइज्ड, ठीक है? स्पेशलाइज्ड रिपिटेटिव रिपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस located at the extreme terminal tip extreme terminal tip of linear chromosomes, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, मतलब ये अब आ गया है तो अब आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक? अब फिर उसके बाद अगला आपका आ जाता है यहाँ पे सेंट्रोइल। अब सेंट्रोइल यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक? अब ये आपका होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का, ठीक? और ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए, ठीक? और ये आपका कंपोज रहता है, कंपोज आपका यहाँ पे रहता है कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ट्यूबुलेंस प्रोटीन्स, ठीक है? तो ये दो चीज़ें बस आपकी यहाँ पे याद रख लो। इसके अलावा तो देखोगे तो ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे, देखो इसमें मिलता क्या है वो तो ये हो गया। अगर ये आपसे बोलता है कि ये मिलता कहाँ है, मतलब लोकेटेड के बारे में अगर बोलता है, तो याद रखना ये आपका लोकेट होता है एट द पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है? एट द पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है? तो बस इतना, ये तीन चीज़ें बस यहाँ पे इतनी याद रख लो, बाकी बहुत ज़्यादा डीप में बेसिकली आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है वैसे, ठीक? फिर हम अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है 87th में, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेलिसिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज करेक्ट। अब इनमें से क्या चीज़ आपकी जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले से रिलेटेड प्लांट्स में, वो आपकी करेक्ट है, ये आपसे बोल रहा है। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फेलिसिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका क्या है यहाँ पे, ये वाला राइट आंसर आपका रहेगा।
अब ऊपर वाले क्यों नहीं है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला आपको जैसे बोल रहा है कि ऑल पैसिफिक ट्रांसपोर्ट्स आर टाइप ऑफ फेलिसिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये बेसिकली आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हम पढ़ते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन हम जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा, और एक हम पढ़ते हैं या फिर ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन या फिर जो हम ऑस्मोसिस बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या मूवमेंट वगैरह रहेगी उस सब पे यहाँ पे बात करता है। तो वो सारे आपके क्या है, पैसिफिक ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ठीक है। वो इसके अंदर आते नहीं है, मतलब उस उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कैरियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सारे क्या है आपके यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ये सब आपके किसके पार्ट हैं, ये सब आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब के लिए आपको अलग से कोई स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आपके ये नहीं आते, मतलब उसके टाइप्स के अंदर यहाँ पे ये नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हर एक पैसिफिक ट्रांसपोर्ट आपका नहीं होता। वैसे भी अगर आप देखो तो ये ऑल, एनी, ओनली ऐसे टाइप के वर्ड ज़्यादातर गलत ही मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं पर ज़्यादातर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि हर तरीके का पैसिफिक ट्रांसपोर्ट आपका हिस्सा नहीं होता है। जो मैंने अभी बताया कि सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों भी पैसिफिक ट्रांसपोर्ट के ही पार्ट हैं, पर इनके लिए कोई अलग से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैरियर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इनको कंप्लीट करने के लिए। फिर बी आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक एग्जाम्पल है, तो ये वाली पार्ट भी आपकी क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है। इसका मतलब क्या है कि ये लो से हाई काम करता है, ठीक है। पर हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जैसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में पढ़ लिया हमने, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो वो हाई से लो हम पढ़ते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो जो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है बेसिकली वो काम करता है ठीक अपोजिट, मतलब ये हाई से लो काम नहीं करता है, ये लो से हाई काम करता है, ठीक अपोजिट काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये डिमांड करता है यहाँ पे ये एटीपी की, एटीपी जो आपकी एनर्जी है उसकी यहाँ पे ये डिमांड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हम लोग यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर सी ऑप्शन आपको दे रखा है कि वाटर मूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये वाली भी स्टेटमेंट क्या है आपकी यहाँ पे, ये है गलत, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका वाटर का मूवमेंट है आपका आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और वही हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, है ना, ये आपका किससे होता है, ये आपका ऑस्मोसिस के प्रेसे आपके जो टाइप है बेसिकली उससे होता है। और ये हमने देखा था ये आपका है पैसिव का ट्रांसपोर्ट का पार्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक आपका प्रोसेस है, जिसके लिए अलग से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये होता रहेगा, ये आपका अलग सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये वाला भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि जो आपका पानी अंदर बाहर हो रहा है यहाँ पे मेम्ब्रेन से, वो आपका ऑस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से होता है, और ऑस्मोसिस आपका एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जिसके लिए अलग से कोई सेपरेट ट्रांसपोर्ट कैरियर या फिर ऐसी चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के पार्ट में नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। फिर बाकी तो आपका जो बचा है यहाँ पे डी ऑप्शन वही है कि जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको अलग से कैरियर प्रोटीन्स की यहाँ पे बेसिकली ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है बेसिकली वो एक तरीके से अलाउ करते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है। जो आपके ये आपकी जो ग्रेडियंट्स वगैरह रहते हैं इन सबको स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये बोल सकते हो, तो फैसिलिटेड जो आपके ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इनमें वो सारे प्रोसेसेस आएंगे जहाँ पे आपको अलग से भी कैरियर्स की ज़रूरत होगी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ऑस्मोसिस के लिए आपको कुछ भी अलग से ज़रूरत नहीं है, ना ही सिंपल डिफ्यूजन के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत है। पर यहाँ पे जो आपकी फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो आपकी सिस्टम रहेंगे इनके लिए आपको अलग से कैरियर्स प्रोटीन्स हो गए, इनको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसे चैनल प्रोटीन्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा इन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए।
तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी ऑप्शन बनेगा, और इसको भी मैं हार्ड ही क्वेश्चन बोलूँगा, ईज़ी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे आई होप कि समझ में आ गया। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? नाउ अगले क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ Na प्लस एंड Ca2 प्लस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका लगेगा वो आपका लगेगा यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट का, ठीक है? अब को ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब आप अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को एक ही सेम टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पास करवाते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका होता है तीन तरीके का, ठीक? पहला आपका होता है यहाँ पे एंटीपोर्ट, ठीक? अब एंटीपोर्ट में बेसिकली क्या है कि जब आपके अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स या फिर आयन आपके पास होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोड बोलते हैं। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका कि ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में पास होते हैं, ठीक है? अगर कोई अंदर जा रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होके, तो दूसरी तरफ से कोई बाहर आ रहा होगा, और वही आपका एग्जाम्पल है बेसिकली ये Na+ और 2A+ का, ठीक है? तो ये आपके क्या है, ये एक तरीके के एंटीपोट है कि अगर आपका सोडियम का आयन अंदर जाना चाह रहा है तो कैल्शियम का आयन आपका बाहर आएगा, मतलब सोडियम आयन एक तरीके से फोर्स करेगा कैल्शियम आयन को कि तुम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाओ, ठीक है? और ठीक इसी का उल्टा होता है कि जब कैल्शियम आयन अंदर जाना चाह रहा है तो वो सोडियम आयन को बोलेगा कि अब तुम बाहर आ जाओ, मतलब वाइसा वर्सा बेसिकली आपका चलता है। तो एंटीपोर्ट में बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप यहाँ पे दो अलग तरीके के मॉलिक्यूल या फिर आपके जो आयन्स है उनको जब आप पास करवाते हो आपकी मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये आपका कैसे पास होगा, अपोजिट डायरेक्शन में पास होगा। अगर कोई अंदर जा रहा है तो दूसरी तरफ से कोई बाहर आ रहा होगा, ठीक है? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है? इनके इसके तीन पार्ट है, ठीक? और दूसरा आपका होता है यहाँ पे सिम्पोर्ट। अब सिम्पोर्ट मतलब है यहाँ पे कि जब मॉलिक्यूल्स और आयंस सेम ही डायरेक्शन में जब जाएं, ठीक है? अब सेम डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं, ठीक है? या तो वो अंदर जा रहे हो या फिर वो बाहर आ रहे हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो वो हो गया आपका, ठीक है, एंटीपोर्ट वाला। सेम डायरेक्शन में आपका हो गया यहाँ पे सिम्पोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी यहाँ पे याद रखनी है, ठीक? तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से तीसरा आपका होता है यहाँ पे यूनिपोर्ट। अब यूनिपोर्ट में बेसिकली क्या है, देखो ऊपर वाले में क्या था कि एक से ज़्यादा तरीके के, ठीक है? पर यूनिपोर्ट नाम में ही यूनी है। यूनी मतलब क्या है यहाँ पे कि सिंगल टाइप, ठीक है? जब आपके पास यहाँ पे कोई सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो गया या फिर आपका आयन हो गया, कोई भी सिंगल टाइप का आयन या फिर कोई सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर जाता है, तो वो किसी दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, कोई डिपेंडेंट नहीं होता, वो आपके दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इन दोनों में क्या था कि ये लोग डिपेंडेंट है, अगर एक को अंदर जाना है दूसरे को बाहर आना है एंटीपोर्ट में, ठीक है? सिम्पोर्ट में क्या है कि अगर एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, ठीक है? पर यूनिपोर्ट में क्या है कि अगर कोई एक जा रहा है तो दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरा भी जाएगा ही जाएगा या फिर उसके जाने की वजह से ये वाला जाएगा, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो, ठीक है? तो यूनिपोर्ट मतलब कोई एक ही टाइप का अगर आयन मॉलिक्यूल है तो वो आपका क्या रहेगा, अगर वो अंदर बाहर जा रहा है तो बेसिकली वो आपका कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है? कंप्लीटली क्या है यहाँ पे, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी ऑन एनी अदर मॉलिक्यूल, ठीक है? ऑफ तो हटा दो, ऑन एनी अदर मॉलिक्यूल, ठीक है? ऑन एनी अदर मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल आपका होता है यहाँ पे GLUT1, ठीक है? जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है बेसिकली आपकी किसका, यूनिपोर्ट का, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो यहाँ पे सिम्पोर्ट की, तो सिम्पोर्ट में अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज आपका रहेगा, ठीक है? ग्लूकोज बेसिकली आपका जो है ये आप इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ठीक है? तो ये भी आपका यहाँ पे इसमें काउंट हो जाता है, ठीक है? तो ये वाली आपके यहाँ पे चीज़ें हो गई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एक्वापोरिन्स का। अब देखो एक्वापोरिन्स बेसिकली जो ये है ना, ये आपके एक तरीके के स्पेशलाइज्ड वाटर प्रोटीन है,
ठीक है, वाटर चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, तो एक्वापोरिन्स क्या है, ये आपके एक तरीके के स्पेशलाइज्ड वाटर चैनल प्रोटीन्स हैं जो कि आपके एम्बेडेड रहते हैं ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं आपके इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आपके थोड़े हाई लेवल के हैं ऑब्वियसली, तभी इनकी कट ऑफ भी इन पेपर्स की 2023 वाले से नीचे ही रही है हमेशा। ठीक है, क्योंकि पेपर अच्छा लेवल का था, तो अच्छा इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो ठीक ठाक लेवल का था। ठीक, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे एंटीपोड। फिर अगला आपके पास आ जाता है 89th क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलोस्टेरिक एंजाइम इज करेक्ट। तो अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि लाइक अदर एंजाइम्स एलोस्टेटिक एंजाइम ऑल्सो ओबे मिशेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। अब ये जो आपका है, ये आपका बेसिकली है गलत। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे क्लासिक मेटाबॉलिक एंजाइम्स बेसिकली होते हैं वो फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो यहाँ पे काइनेटिक्स को। ठीक है, जो आपका है मिशेलियस मेंटेन वाले को। ठीक है, जो कि एक तरीके से ये बताता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप बेसिकली आपकी रहेगी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस वगैरह के साथ। वो ये चीज़ बेसिकली बताती है, ये हाई लेवल की बायो है। ठीक है, इसको मैं नहीं बोलूँगा कि 9th-10th की है। ठीक, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। बस जो आपको यहाँ पे अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम, वो बेसिकली इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट फॉलो, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इस मॉडल को, इस पर्टिकुलर काइनेटिक्स के मॉडल को जो आपका है, इसको ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, पहला हो जाएगा गलत। क्योंकि बाकी जो आपके क्लासिक मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, ठीक है, इसका आपको फॉलो कौन करता है, इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे जो आपके क्लासिक क्लासिक मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो होते हैं। ठीक है, उसको ये फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है। फिर बी आपको जो बोल रहा है, द वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ इज अ हाइपरबॉलिक ग्राफ लाइक एनी अदर एंजाइम। तो ये वाला भी जो है, ये भी बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे है गलत। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल वाले जो आपके एंजाइम होते हैं जो कि इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे ये कौन सा आपका देते हैं, ये आपका देते हैं यहाँ पे फ्लैट हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, पर जो आपको ये वाले जो एंजाइम दे रखे हैं ऊपर है, जो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है एलोस्टेरिक वाला, तो ये बेसिकली जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो आपका होता है सिग्मोइडल पैटर्न। ठीक है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एस शेप पैटर्न। ठीक, पर हाइपरबोलिक वाला जो ये वाला जो पैटर्न है, ये कौन फॉलो करता है, जो भी इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो सिंपल इस वाले मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, वो ये हाइपरबोलिक ग्राफ वाला पैटर्न उनका यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी दूसरी हो गई, इस वजह से गलत हो गया। तीसरा आपको दे रखा है कि दे आर ऑलवेज वन सब यूनिट एंजाइम। तो ये वाला भी क्या है आपका, ये भी आपका हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि आपके जो ये एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, ये होते हैं मल्टी, ठीक है, मल्टी सब यूनिट्स। ठीक है, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स, और इसी का ही एक नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओलिगोमर्स। ठीक है, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वन सब यूनिट दे दिया। अगर ये मल्टी होता तो ये सही हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे हाइपरबोलिक दे दिया। अगर ये सिग्मोइडल होता या फिर सिग्मोइड होता, मतलब एस शेप होता, तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या है, ये दोनों गलत है। ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया कि वो क्लासिक मेटाबॉलिक जो आपके एंजाइम होते हैं, वो वाले मॉडल्स को ये लोग, मतलब इस मॉडल को ये फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी एलोस्टेरिक एंजाइम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इस पर्टिकुलर मॉडल को। तो राइट आंसर अपना एक ही बचा कि ईच सब यूनिट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम ऑल्सो कंटेन्स अ रेगुलेटरी साइट इन एडिशन टू द एक्टिव साइट। मतलब हर एक एलोस्टेरिक एंजाइम के पास एक्टिव साइट के साथ साथ एक रेगुलेटरी साइट भी होती है। अब एक्टिव साइट क्या है, ठीक है, एक्टिव साइट बेसिकली आपका होता है जहाँ पे कैटेलिक रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, कैटेलिक रिएक्शन आपका जहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका अकर हो रहा होगा, वो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टिव साइट। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करते हैं रेगुलेटरी साइट की, अब रेगुलेटरी साइट का यहाँ पे एक और नाम है, वो याद रखना है। मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एलोस्टेरिक साइट के नाम से भी हम इसको जानेंगे, क्योंकि हम उसी के ही एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं ना।
तो रेगुलेटरी साइट को हम लोग एलोस्टेरिक साइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाली साइट बेसिकली क्या है, ये आपकी एक कंप्लीटली सेपरेट फिजिकल साइट है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक सेपरेट फिजिकल साइट है, ठीक है, सेपरेट फिजिकल साइट है, जहाँ पे आपको मॉडिफायर मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडिफायर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली जैसे आप देखोगे तो इसमें कौन आएगा, जो आपके एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं, मॉड्यूलेटर्स, वो आपको दिखेंगे, या फिर जो आपके इफेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। अब देखो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ऑब्वियसली कोई चांस नहीं है इसको आप इजी बोल जाओ, ठीक है। पर अब ये आया है तो थोड़ा आपको अब आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मैं बोलूँगा, सारा जो आपका कट ऑफ है बेसिकली वो इन्हीं की वजह से ही डिसाइड होगा। साइंस ईजी आएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगा, साइंस हार्ड आ जाएगी तो नीचे रहेगा, ठीक है। और बाकी पोर्शन पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है, पर साइंस क्योंकि स्कोरिंग रहती है, क्योंकि सिलेबस उसका लिमिटेड है, तो उसकी वजह से फिर कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे 2023 का कट ऑफ देखोगे, फिर 24 का 25 का देखोगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा आपको, ठीक। तो वो सब इन्हीं की वजह से ही देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखो ये तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, अब ये है इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप हार्ड नहीं बोल सकते, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या है यहाँ पे, जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो आपका है एक जाइलम और एक है आपका फोएम, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता ही है। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आपके रहते हैं, है ना। दो तरीके के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स वाले में बेसिकली आपके आते हैं यहाँ पे ये जाइलम, और आता है आपका यहाँ पे फोलम, ठीक है। ये दोनों आपके कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे आ रखनी है। सिंपल वाले में जो आपको ये दे रखा है, ये पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सब क्या आपके ये सिंपल में है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये सब, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, मैंने अपनी एनसीईआरटी सीरीज जो आपके करवाई थी उसमें भी हमने पूरा डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा ही कि कौन सा क्या करता है, क्या चीज़ आपकी डिफरेंट रहती है हर एक में, आपको इसका आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो पहले आए थे वो तो हार्ड थे ही, ऑब्वियसली वो हर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर ये वाला तो हर कोई कर सकता है सॉल्व, तो इनमें आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि 2 नंबर में भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपकी रैंकिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ बस आप यहाँ पे याद रखना। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स रूट्स एंड शूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन है प्लांट का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे उसके ग्रोथ में, उसके रूट एंड शूट्स की ग्रोथ में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम। अब देखो मेरिस्टम टिश्यूज आपने यहाँ पे पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेरिस्टम टिश्यूज में आपने मेरिस्टम पढ़ लिया, आप मतलब एपिकल आपने पढ़ लिया है ना, लेटरल आप पढ़ते हो, मतलब इस टाइप के जो आपके टिश्यूज, देखो टिश्यूज वाला जो चैप्टर है ना इंपॉर्टेंट है, सेल वाला इंपॉर्टेंट है, टिश्यूज वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर आप देखोगे तो 9th-10th वाली बायो में सारे ही चैप्टर लगभग इंपॉर्टेंट है, उससे हर एक से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे लाइफ साइकिल आप देख लो, ठीक है। रिप्रोडक्शन में प्लांट्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वाले से, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, पर प्लांट्स के ऊपर बनता है, पर करने आपको दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी आपकी यहाँ पे ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देखो एपिकल मेरिस्टम की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के पास ना कुछ एक स्पेसिफिक जोन्स बेसिकली रहते हैं, जहाँ पे ना एक्टिव सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है, और उन्हीं को ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ के ऊपर यहाँ पे एक तरीके का आपका मेरिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको ना टिप्स पे देखने को मिलता है, ठीक है। टिप्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एपीज, ठीक है। और किसकी, रूट्स की टिप्स पे, एंड आपके यहाँ पे शूट्स की टिप्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि टिप्स पे तो देखने को मिल रहा है, पर कौन सी टिप्स पे, एक तो रूट की टिप पे और एक आपकी शूट्स की टिप पे, ठीक है। ये दो आपकी हो गई। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि जो रूट वाला जो आपका एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में रैम करके भी याद रख सकते हो, और इसको आप सैम करके याद रख सकते हो, ठीक है। शूट्स एपिकल मेरिस्टम और रूट्स एपिकल मेरिस्टम, ठीक है।
अब जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये बेसिकली आपका टिप पे प्रेजेंट है रूट की, और ये मदद करता है आपके रूट को एलोंगेट होने में। एलोंगेट मतलब लंबाई बेसिकली इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये डीपर जा सकता है यहाँ पे सॉइल में, ठीक है। जैसे आपको बताया, जैसे मान लो ये सरफेस है और ये रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर रूट्स ऐसे निकल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम आपका मेरिस्टेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट्स और नीचे नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है, सॉइल के और ज़्यादा पास जा सकते हैं, तो ये उसमें मदद करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे ये शूट वाला हिस्सा हो गया, ये बेसिकली आपके स्टेम में मदद करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ रखते हैं कि ये अपवर्ड ग्रोथ में मदद करता है, कि ऊपर की तरफ जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो, ठीक है, अपवर्ड ग्रोथ में बेसिकली आपकी यहाँ पे क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। लीव्स में आपके नए लीव्स बेसिकली आपके बनेंगे, ठीक है, या फिर आपके जो बर्ड्स बन जाते हैं, वो सब उन सब चीज़ों में बेसिकली यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मेरिस्टेम टिश्यूज़ ज़रूर हैं आपको जो याद रखने हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स वगैरह से रिलेटेड। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, टाइप ऑफ मेरिस्टेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका वही हो गया जो आपको दे रखा है कोलन काइमा वगैरह, तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जो हमने डिवाइड मतलब हमने डिस्कस किया था अभी पिछले ही वाले में, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो वो आपका इसमें नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। फिर अब अगला दे रखा है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस जो है बेसिकली ये आपकी होती है इनर मोस्ट सेलुलर लेयर, इनर मोस्ट सेलुलर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन रूट्स एंड इन सम स्टेम्स, ठीक। तो रूट्स में और कुछ स्टेम्स में जो आपका इनर मोस्ट सेलुलर लेयर होती है कॉर्टेक्स की, वो आपको यहाँ पे एंडोडर्मिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपका अगला दे रखा है यहाँ पे कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बेसिकली अगर देखोगे तो ये आपका थोड़ा ब्रॉडर शेप का रहता है, मल्टी लेयर रहेगा, ठीक है, मल्टी लेयर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है, और वस्कुलर बंडल्स के बाहर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका लोकेट कहाँ होता है, ये आपका लोकेट है यहाँ पे बीनीथ द एपिडर्मिस, बीनीथ द एपिडर्मिस बट आउटसाइड द वस्कुलर, आउटसाइड द वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे देखोगे तो इजी है पहचानना। अगर वो ऊपर में से कोई पूछता तो हार्ड मैं बोल सकता था, मतलब थोड़ा मीडियम बोल देता, हार्ड तो तब भी नहीं। पर एपिकल मेरिस्टेम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 9th-10th में तो ये है ही सिलेबस में, तो ये इजी क्वेश्चन में ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर देखनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अगले में यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट मसल। अब इनमें से ऐसी कौन सी आर्टरी है जो बेसिकली ह्यूमन हार्ट में बेसिकली ब्लड का पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या है कि जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स में, वो है हमारी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी डायरेक्टली जो अरोटा होता है बेसिकली वहाँ तक आप बोल सकते हो यहाँ पे लेके जाती है ब्लड वगैरह को। तो वो एक तरीके से उसमें हेल्प कर रही है, बस इतना आपको यहाँ पे जानना है, इसमें डीप में जानने की ज़रूरत आपकी यहाँ पे नहीं है। फिर हम बात करें यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की, तो ये बेसिकली आपकी ओरिजिनेट होती है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, मतलब जो आपका राइट साइड वाला वेंट्रिकल का हिस्सा होता है हार्ट का, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और इसका मेन जो सबसे यूनिक काम है वो क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर लेके जाती है हार्ट से, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ पे ये दूर लेके जाती है, ठीक है, हार्ट से। तो ये चीज़ के लिए यहाँ पे ये फेमस है, इसका ये यूनिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे लेके जाती है, तो यहाँ पे ये लेके जाती है आपके लंग्स में, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई, ताकि वो मतलब लंग्स में इसलिए लेके जाती है ताकि वो रिलीज़ कर पाए बेसिकली CO2 यहाँ पे क्या हो, रिलीज़ हो पाए, और वहाँ से ये पिक कर पाए बेसिकली फ्रेश O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, ब्लड से
जो O2 वाला मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से वो उसको लेके आएगी, लंग्स पे पहुँचाएगी, वहाँ से लंग्स बेसिकली CO2 रिलीज़ करेगा और फ्रेश O2 बेसिकली यहाँ पे देगा, ठीक है। फिर आपकी अगली आर्टरी है यहाँ पे रीनल आर्टरी। अब रेनल जो आपकी है यहाँ पे ये है लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपकी क्या है लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलते हैं एब्डोमिनल एरोटा में, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल एरोटा में बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका फंक्शन है, ये डिलीवर करते हैं बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डिलीवर करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज, ठीक है। अगर पूछता है आपसे कि किडनीज में कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे रेनल, ठीक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी। अब हेपेटिक आर्टरी बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से पार्ट ही है आपका एब्डोमिनल एरोटा का, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। तो ये उसी का ही पार्ट है, ठीक। और ये क्या करती है, ये बेसिकली आपकी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर, ठीक है। ये वाली किडनी पे कर रही है, ये वाली लिवर पे, ठीक है। ये वाला अगर देखोगे तो ये हार्ट से बेसिकली लंग्स पे लेके जा रही है, पर वो डीऑक्सीजनेटेड है ना, ये याद रखना, ये डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजनेटेड है, ठीक। ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वहीं पे जब हार्ट में कोई लेके आ रहा होगा तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो भी ऑक्सीजनेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन, कोरोनरी आर्टरी। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले, तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डेमोन्स्ट्रेट्स डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी क्लासेज है जो कि डबल सर्कुलेशन को यहाँ पे शो करती हैं, जो ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है उसको यहाँ पे शो करती हैं। तो इसमें जो अपना राइट आंसर बेसिकली अपना रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे मैमल्स का, ठीक है। तो मैमल्स में अगर आप देखोगे तो जैसे हमारे में भी क्या हो रहा है, हमारे में भी तो एक तरीके से डबल सर्कुलेशन हो रहा है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट से लंग्स में, है ना। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके आता है कोई दूसरा हमारे हार्ट में, जो कि थी कोरोनरी, है ना। तो मतलब एक तरीके से, और दोनों अलग अलग हिस्से में है, मतलब एक तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं हार्ट में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डबल सर्कुलेशन बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पे याद रखना, एक तो मैमल्स में भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपको ये बर्ड्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके अलावा आपने जैसे पढ़ी रखा होगा यहाँ पे वार्म ब्लड एनिमल्स और कोल्ड ब्लड एनिमल्स, तो यहाँ पे बस एक टर्म याद रखना, वो है आपका यहाँ पे होम्योथर्मिक, ठीक है। होम्योथर्मिक, होम्योथर्मिक बेसिकली आपका यूज़ होता है जो भी आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं ना, उनके लिए आपका यहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। और इन्हीं में ही आपके आते हैं मैमल्स और बर्ड्स। तो अगर आपको कहीं मिलता है कि क्या मैमल और बर्ड्स आपके होम्योथर्मिक हैं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ही बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ठीक। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डबल सर्कुलेशन में क्यों आपके मैमल्स वगैरह हैं। तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा देखो आपका इनवर्टिब्रेट्स जो हैं आपके, ये तो आपके होते हैं यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह, है ना। इंसेक्ट्स वगैरह आपके आते हैं, तो ये लोग शो नहीं करते डबल सर्कुलेशन। इसमें अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपका क्या आएगा, यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स आएंगे, ठीक है। ये आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, ये क्या शो करते हैं, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका मतलब बेसिक सा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हार्ट है बेसिकली वो पंप करता है ब्लड को इन ओपन बॉडी कैविटीज़ में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो हार्ट होगा वो पंप करता है ब्लड को उन ओपन कैविटीज़ में,
ठीक है, उन ओपन कैविटीज़ में यहाँ पे पंप करता है, तो इसलिए बस इसको यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या होता है कि जो आपका हार्ट है ये पंप करता है यहाँ पे ब्लड को, ठीक है, किसमें, ओपन कैविटीज़ में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बस इसको बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से फिशेज़ वगैरह हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। टू चेम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास, तो एक तरफ तो आपका यहाँ पे एट्रियम होगा, एक ही आपका वेंट्रिकल होगा, तो डबल तो आपका होने का चांस नहीं है, ठीक है। फिर एम्फीबियंस भी अगर आप देखोगे तो एम्फीबियंस में आपके थ्री चेम्बर्ड हार्ट रहता है, जहाँ पे दो आपके एट्रियम होते हैं, एक आपका जो वेंट्रिकल है वो अनडिवाइडेड वाला आपका वेंट्रिकल रहेगा। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा जहाँ दो एट्रियम पार्ट हो, दो आपके वेंट्रिकल पार्ट हो, जो कि मैमल्स और बर्ड्स में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल आपका यहाँ पे इनमें से किसका पार्ट है, ठीक है। मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, लिपिड है या फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे याद रखना कि जो आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपका एक तरीके का क्या होता है, यहाँ पे ये लिपिड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, लिपिड, ठीक। अब कोलेस्ट्रॉल जो है आपको याद रखना है ये एक आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि आपका सब डिवाइडेड है बेसिकली, जिसको हम लोग लिपिड्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी के ही कुछ पार्ट को आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टेरॉल्स, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल आपका एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बिलोंग करता है यहाँ पे एक स्पेसिफिक सब क्लास को लिपिड के, और उस सब क्लास ऑफ लिपिड को हम लोग यहाँ पे स्टेरोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेरोल्स आपका क्या है, ये आपका है एक सब क्लास, मतलब सब डिवाइडेड, जो आप बोलते हो ना कि लिपिड का जो आपके टाइप्स होंगे अलग अलग, तो उसमें से एक टाइप बेसिकली आपका होता है स्टेरोल्स, उसी का ही यहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये आपका सब क्लास ऑफ लिपिड होता है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो गया, लिपिड अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड है, इसमें बहुत डीप में अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, इतना डीप में नहीं पूछ रहा है वो, स्टैटिक पूछता है, तो उतना ही बस आप यहाँ पे कवर करो अभी, ठीक है। और बाकी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको पता है कि वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके पास आपका कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बेसिकली अगर आप देखोगे वो 2:1 की फॉर्म में बेसिकली आपका क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका है हाइड्रोजन, ये आपका है यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिनके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और जहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे रहेंगे, तो इन सब में बेसिकली आपके शुगर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। शुगर्स वगैरह आपके आ जाएंगे, जैसे ग्लूकोज अगर पूछता है तो वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फ्रक्टोज पूछेगा तो वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जैसे आपका स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, या फिर आपका सेलुलोज, ठीक है, ये सब आपके इसी के ही हिस्से हैं, और इन सबको हम लोग बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स। तो ये सब भी यहाँ पे सब कार्बोहाइड्रेट के ही हिस्से हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं। फिर अगला आपका आ जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है बेसिकली ये आपका होता है लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है आपका लार्ज बायोमोलिक्यूल, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको ना लार्ज या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स की आपको बहुत लॉन्ग चेन्स बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें ज़ीरो अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजन होते हैं, ये बस आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे अलग से याद रख लेना कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, इनमें क्या होता है, इसमें ज़ीरो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ज़ीरो अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजन, दोनों सब कुछ क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों ज़ीरो होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका हो गया एक तरीके से जो आपका डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, ये सब, तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं, ठीक।
तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये होते हैं बायपॉलिमर्स, ठीक है, जो कि आपके कंपोज होते हैं यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स से, ठीक है। ये यहाँ पे रिपीटेड यूनिट्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड है जिसका एग्जांपल डीएनए आरएनए वगैरह हैं, तो ये एक तरीके के क्या हैं, बायोपॉलीमर्स हैं, जो कि कंपोज होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स से, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। और वो कौन सी रिपीटिंग यूनिट्स है, तो वो है आपकी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। नौ अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे कौन से प्लांट्स बेसिकली होते हैं जो कि अडेप्ट करते हैं यहाँ पे डेजर्ट्स में, ठीक है, मतलब ग्रो होते हैं, या फिर ऐसे दूसरे ड्राई हैबिटेट टाइप जो आपका है वहाँ पे ग्रो होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। तो ज़ेरोफाइट्स का ही मतलब बेसिकली होता है, देखो ज़ेरो मतलब होता है यहाँ पे ड्राई, ठीक है, और फाइट्स तो मतलब होता है यहाँ पे प्लांट्स, ठीक। तो जो ड्राई इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है। अब हर एक हैबिटेट में अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो हर एक की जो फंक्शनैलिटी होगी, जो फीचर्स होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे, ठीक है। अब जैसे ज़ेरोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे थिक क्यूटिल, ठीक है, क्यूटिल। अब इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से ना जो ये आपकी होती है, ये आपकी एक वैक्सी कोट, आपकी कोट होती है, ठीक है। इसका मेन यूज़ ये है कि अगर प्लांट में पानी है तो वो बाहर ना निकले, मतलब वो ट्रांसपिरेशन से ऊपर ना जाए, मतलब इवेप, जो आप बोल सकते हो कि वो लॉस ना करे पानी वगैरह को, ठीक है। वाटर लॉस बहुत ज़्यादा कम हो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, तो इसलिए यहाँ पे ये थिक रहती है ड्राई इन्वायरमेंट या ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट्स में। पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा जो आपका स्टोमेटा होता है वो आपका सनकिन रहता है, ठीक है, सनकिन स्टोमेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जो आपका स्टोमेटा है वो आपका हिडन रहता है, ठीक है, पिट्स में, और वो हमेशा ना क्लोज रहता है दिन के टाइम पे, ठीक है। और रिड्यूस आपका यहाँ पे ये क्या करता है कि प्लांट आपका कम से कम गर्म हो, ठीक है, मतलब ड्राई विंड्स में भी अगर आप देखोगे मतलब कम से कम वहाँ पे गर्मी उनको बेसिकली महसूस हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी तो एक तरीके से वाटर ट्रांस, मतलब जो आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होने का चांस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मॉडिफाइड लीव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पाइंस होते हैं, मतलब जो कांटे होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे लीव्स पे, ठीक है, जैसे कैक्टस आपका इसका प्राइम एग्जाम्पल है ना, ऐसे इन्वायरमेंट में जो आपके बनते हैं प्लांट्स जो उगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं ज़ेरोफाइट्स से। अब आपका आता है जैसे मेसोफाइट्स। तो मेसोफाइट्स में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ये कैसे प्लांट्स हैं, तो ये आपके हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनको ना मॉडरेट टू एवरेज वाटर मिलता है, ठीक है, मॉडरेट टू एवरेज वाटर भी अगर सप्लाई मिलेगा तो भी यहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये याद रखना कि ये ऐसी एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल ही रेनफॉल हो रही हो, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पानी या फिर ऐसे चीज़ों की या फिर बहुत ही कम पानी की नीड होगी, तो ऐसी जगहों पे यहाँ पे ये ग्रो नहीं करते। ये ऐसी जगह पे ही ग्रो करेंगे जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में, मतलब एवरेज अमाउंट में पानी प्रेजेंट हो, पर्टिकुलर अमाउंट में ही टेम्परेचर रहे, मतलब सनलाइट वगैरह आए, तो वहाँ पे ही उसी रीजन में यहाँ पे ये आपके ग्रो करते हैं। अब बात आती है तीसरे की, वो है हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रो में जैसे नाम में ही दिख रहा है, तो ये बेसिकली आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं या तो ये फुली इमर्ज रहते हैं पानी में, या फिर यहाँ पे ये सबमर्ज रहते हैं, ठीक है, या तो फुली इमर्ज रहेंगे या फिर सबमर्ज रहेंगे इन वाटर, ठीक। तो बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनके पास मिनिमल रूट सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल स्टेम्स वगैरह रहती हैं, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपने एरेनकाइमा के ऊपर थोड़ा आपने पढ़ रखा होगा टाइप ऑफ टिश्यूज़ वगैरह में, तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि एरेनकाइमा में लार्ज एयर कैविटीज़ रहती है जिसकी वजह से प्लांट्स आपको फ्लो होते हुए नज़र आते हैं पानी पे, है ना। तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। फिर आपका आता है हेलोफाइट्स। अब देखो हेलो मतलब ही यहाँ पे अगर आपने याद रखा हो, तो हेलो मतलब होता है सेलाइन, मतलब सॉल्ट टाइप के नेचर एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपके प्लांट्स हैं ये ऐसी जगह पे आपके ग्रो होंगे जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही सेलाइन है, मतलब सेलाइन नेचर है या फिर सॉल्टी नेचर है, ठीक है, या फिर सेलिनिटी है, ऐसे कर लो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कौन सी जगह पे ये रहेंगे, जहाँ पे हाईली सैलिनिटी इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पे ये आपके ग्रो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे भी हाई सैलिनिटी इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे आपके हेलोफाइट्स क्या होंगे, ग्रो होंगे। और ये कौन सा रीजन रहता है, वो आपका होता है कोस्टल एरियाज, ठीक है, कोस्टल एरियाज में आपको दिखेगा। इसके अलावा जो आपके ये मैनग्रूव होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ये दिखेंगे, ठीक है, मैनग्रूव स्वैम्स जो होते हैं, ठीक। तो ये सब रीजन्स में बेसिकली आपको ऐसे टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये याद रखना। इसके अलावा ना ये एक तरीके के रूट को भी यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूमाटोफोर्स। न्यूमाटोफोर्स ये क्या है बेसिकली, ये आपके एक तरीके से ब्रीदिंग रूट्स इनको बोला जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। और इनका इस पर्टिकुलर रूट का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना ऑक्सीजन को, ठीक है, एब्जॉर्ब करना यहाँ पे ऑक्सीजन को, O2 को एयर्स वगैरह से, ठीक है, एयर वगैरह से। तो ये इसलिए यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो कम्प्लीटली सॉल्टी है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलने के चांसेस बहुत ना के बराबर रहेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये एयर से पानी, मतलब एयर से ऑक्सीजन लेने का यहाँ पे लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको ऐसे रूट्स बेसिकली आप देखोगे वहाँ पे आपके रहेंगे कि वो ज़मीन से थोड़े ऊपर के हिस्से पे आपके हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपके प्लांट्स हेलोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे तरीके हो गए। ये भी इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे ये भी PYQ बेस्ड ही है, ठीक है, PYQs में ज़ैरोफाइट्स बहुत बार आ रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो पिछले 2 साल में पूछे गए हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बोलूँगा ज़रूर कि 11-12 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब इनको पेपर हार्ड बनाना हो रहा है तो उस केस में आप हमेशा याद रखना कि कट ऑफ भी फिर नीचे ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर कोई 11-12 नहीं पढ़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो एटलीस्ट हमें वो चीज़ तो ज़रूर करनी है। जैसे ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था, ये आपका हो जाना चाहिए था, है ना। इसी तरीके से अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे, ये भी ईजी क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाना चाहिए। ये वाला भी ईजी है, ये भी हो जाना चाहिए। ये वाला भी ईजी है। आपने अलग अलग तरीके की आर्टरीज ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, भले ही 11-12 वाले में आ रहा हो, ठीक है, पर आपने जो लाइफ प्रोसेसेस वाली जो आपकी साइकिल जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमने अलग अलग तरीके की आर्टरीज पढ़ रखी हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए था, इसमें भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन है वो ईजी था, ठीक है। अगर कोई ऊपर में से होता तो मीडियम डिफिकल्टी आप बोल सकते थे। फिर ये वाला भी वन ऑफ द ईजिएस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू डायरेक्टली इन्होंने पूछ दिया। अब इससे पहले के जो अब ये वाले हो गए, ये हार्ड में आ गए, ठीक है, ये भी हार्ड था, ये भी हार्ड था एक तरीके से, ये भी हार्ड हो गया, ठीक है, ये भी हार्ड हो गया। तो 4 क्वेश्चन हार्ड है अगर, तो 6 क्वेश्चन वो ईजी दे रहा है, ठीक है। मतलब 12 नंबर आप बायो में ईजिली कर सकते हो। और बाकी इनमें से भी अगर आप थोड़ा, जैसे ये वाला थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो ये वाला भी हो सकता था, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर हो सकता है तो ये ईजी हो जाएगा, नहीं, ये हार्ड ही था, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इनकी वजह से फिर कट ऑफ भी आपकी वही है कि 100 के पास ही रहेगी, फिर 100 से नीचे ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर देखनी है कि लेवल जो भी आ रहा है पेपर का, उसके बेसिस पे फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। पर आपको यहाँ पे 9-10 तो इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी ही है, और 11-12 में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स हैं उसमें 11-12 में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला हो गया, टाइप ऑफ प्लास्टिक्स वाला आपका है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके माइक्रो और मैक्रो वाले न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे 11-12 में चीज़ें दी हुई हैं। DNA वाला जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ब्लड ग्रुप वाला हो गया, ठीक है, वो सारे आपको वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ज़रूर आप यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और इसकी PDF वगैरह चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।